नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिका से हंटर ड्रोन खरीदने को लेकर। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय से कॉन्टैक्ट किया है और अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए कहा है। इन ड्रोन से मिलने के बाद ये चीन के विंगलूट सेकंड से आसानी से टक्कर ले सकेंगे और जरूरत पड़ने पर ड्रैगन समेत अन्य देशों पर भारी पड़ेंगे। चीनी हथियार वाले ड्रोन को पाकिस्तान ने भी खरीदा है और इसका जो निर्माता है, जो चाइनीज ड्रोन्स को बनाता है, वो है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान इस कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से इन ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि भारत की तीनों ही सेनाएं MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल करेंगी। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में रक्षा खरीद बोर्ड की बैठक जल्द से जल्द बुलाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद सैद्धांतिक रूप से इस परियोजना को मंजूरी दी जा सके। और एक बार डीजीपी परियोजना को मंजूरी दे देता है तो नौसेना खरीद की आवश्यकता यानी कि N1 की स्वीकृति के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे कि हम DAC कहते हैं, उसका रुख किया जाएगा, जो सरकार के तहत अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के माध्यम से सरकारी योजना के लिए किया जाएगा। भारत की नौसेना और अन्य दोनों सेनाएं अमेरिका से लीज पर 2 हंटर ड्रोन्स के प्रदर्शन से अधिक संतुष्ट है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना को 10 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे, जो कि गाइडेड बम और हेलफायर मिसाइलों से लैस होंगे, यानी कि ये ड्रोन सशस्त्र ड्रोन होंगे। इसके अलावा भारत इजरायली ड्रोन हंटर की भूमिका भी देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी लीज पर इजराइल के 6 हेरॉन हाई एटीट्यूड वाले ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है और मौजूदा हेरॉन ड्रोन को डेटा लिंक और बेहतर रडार के साथ पैरेलल रूप से अपग्रेड भी किया जा रहा है। हालांकि ये लीज का प्रस्ताव अभी भी रक्षा मंत्रालय के पास वेटिंग में है, जबकि अपग्रेड किए जाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। यानी कि नौसेना ने जोर दिया है रक्षा मंत्रालय को कि भैया वक्त आ गया है कि इन प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदने का। लीज पर तो हमने ले रखे हैं, लेकिन अब हमें खरीदने भी हैं और उनका इस्तेमाल भी करना है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। DRDO का गैस टरबाइन एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE भारत के मानव रहित स्टेल्थ बॉम्बर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले ड्राई इंजन के निर्माण के लिए HAL के साथ साझेदारी करेगा। कोल्हापुर के इंजन डिवीजन में HAL के साथ मिलकर ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण किया जाएगा और ये 2024 तक अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर लेगा। ड्राई कावेरी इंजन माइनस इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन को पहली बार इस साल की शुरुआत में एरो इंडिया 2021 में भी प्रदर्शित किया गया था और GTRE ने 4 प्री प्रोडक्शन ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल आगे के उड़ान परीक्षणों और इंजन के परीक्षण के लिए किया जाएगा। 2024-2025 तक उत्पादन में ड्राई कावेरी इंजन आ जाएगा, जिसका 46 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट होगा और जल्द ही इनका इंडोर एरोस्पेस टेस्ट बेड में इंजन का परीक्षण भी शुरू होगा, ताकि इंजन पर विभिन्न मापदंडों से डेटा एकत्रित किया जा सके। साथ ही इस टेस्ट में इंट्रिकेट वेब ऑफ सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बारीक से बारीक कंपन यानी कि वाइब्रेशन का पता लगा सकता है और इससे भारत के इंजन में दक्षता और भविष्य में इंजन के सुधार में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। इस तरीके की निगरानी से भारत के इंजीनियरों को और बेहतर निगरानी में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलेगा। और हाल ही में DRDO की DMRL ने आइसोथर्मल फॉगिंग टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया है। इससे भारत अब 5 स्टेज ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेसर यानी कि HPC डिस्क को बना सकता है। आपको बता दें कि DMRL के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई HPC डिस्क किसी भी प्रकार के इंजन के लिए HPC डिस्क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे लाखों की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। आपको बता दें कि जेट इंजन में सबसे ज्यादा चेंज होने वाली चीज है तो वो है HPC डिस्क और इन कंपोनेंट्स को एक अंतराल के बाद या फिर डैमेज होने के बाद चेंज किया जाता है और इस तरीके के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का स्थानीयकरण होना स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 30 जून को वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होने वाले हैं। आपको बता दें कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में वेस्टर्न एयर कमांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चौधरी जी ने पिछले साल अगस्त में इंडियन एयर फोर्स के वेस्टर्न कमांड के एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ के तौर पर पदभार संभाल रखा था। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल VR चौधरी को वायुसेना में फ्लाइट पायलट के तौर पर 29 दिसंबर 1982 में शामिल किया गया था। चौधरी जी अब तक कई मुख्य पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। इंडियन एयर फोर्स की शॉर्ट आर्म के रूप में जाने जाने वाली वेस्टर्न एयर कमांड लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चीन और पाकिस्तान दोनों से लगी भारत की सीमाओं की निगरानी करती है।
अगली अपडेट चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान पिछले लंबे समय से न्यूक्लियर अटैक को लेकर बड़े बड़े बयान देता आया है, लेकिन पाकिस्तान की इस दहशत को और मजबूत करने में चीन पाकिस्तान का साथ देने के लिए साथ खड़ा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीन कोविड हेल्प और एक्सपोर्ट के नाम पर अपने जहाजों में पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइलों के सारे साजो सामान मुहैया करा रहा है। चीन से पाकिस्तान जाने वाले जहाजों की संख्या अब 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। औसतन हर साल करीबन 50 के करीब चीनी जहाज पाकिस्तान जाते थे, लेकिन 2020 से 2021 के बीच ये संख्या 120 के ऊपर आ गई है। जानकारों के मुताबिक चीन से ये जहाज लगातार ग्वादर और दूसरे बंदरगाहों पर उतर रहे हैं, जिनमें एक्सपोर्ट के नाम पर चीन न सिर्फ पाकिस्तान को भारी संख्या में हथियार ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों के अलग अलग पार्ट्स भी मुहैया करा रहा है, और इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी खुद इमरान खान ने उठा रखी है। हाल ही में अपने न्यूक्लियर मिशन को तेजी से बढ़ाने के लिए इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के आला अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है। ये बैठक 29 मई 2021 को पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड फैसिलिटी में की गई। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के कई ऑफिसर भी मौजूद थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे जनरल नदीम रजा, जो अभी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जाकी, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन फोर्स के डीजी हैं, और ये ऐसी एजेंसी है जो पाकिस्तान की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी रखती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की बैठक पाकिस्तान में इमरान खान ने की हो। दरअसल पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ये चौथी बैठक है। दोस्तों, इस बैठक की खास बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद इन बैठकों को कंडक्ट कराते हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं। दोस्तों, ये तो बहुत टेंशन की बात है, और ये सोचने वाली बात भी है कि आखिर पाकिस्तान को चीन पूरी तरीके से कोविड की सहायता राशि के तौर पर या कोविड के सामान के रूप में न्यूक्लियर उपकरणों को प्रोवाइड करा रहा है, जो कि बहुत बड़ी टेंशन है। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है चीन और पाकिस्तान की, ये अब भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत खतरे वाली बात है कि अगर वैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन अगर वो चीन की मदद से ये तैयार करने में सफल हो गया तो जरूर भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। किसी भी हाल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या भारत को इस तरीके के सैटेलाइट्स या फिर इस तरीके की अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो खेप भेजी जा रही है चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए, उनके अंदर क्या है। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि एक्सरेज वगैरह होती हैं या थर्मल इमेजेस होती हैं, इस तरीके का कोई ऐसा उपकरण हो जो कि पता लगा सके, कि डिटेक्ट हो सके कि ये हथियार ही ले जा रहे हैं या कुछ और ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से इससे पकड़ा जा सकता है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतिबंध है कि आप किसी दूसरे देश को परमाणु से जुड़ी कोई जानकारी या फिर उपकरण मुहैया नहीं करा सकते हो। अगली अपडेट पाकिस्तान और तजाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, दोनों ही देश अब अपने संबंधों को और बढ़ा रहे हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान से तजाकिस्तान हथियार खरीदने वाला है। आपको बता दें कि भारत को चौतरफा घेरने में जुटा पाकिस्तान अब मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान पर अपनी नजर बनाना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर आए तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान को खुश करने के लिए इमरान खान ने उनके स्वागत के लिए JF-17 लड़ाकू विमान भेज दिए। दोस्तों, ये वही तजाकिस्तान है जहां पर भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य अड्डा स्थित है। पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमानों ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने पर उसे रस्म के मुताबिक स्क्वाड करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस तरीके का स्वागत केवल उन्हीं देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए करता है जिनके साथ पाकिस्तान ने या तो करीबी संबंध बना रखे हैं या फिर वो बनाना चाहता है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके तहत इस मध्य एशियाई देश को पाकिस्तान अपने स्वदेशी निर्मित हथियार बेचेगा। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि हमारे रक्षा संबंधों में सुधार हो रहा है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तजाकिस्तानी राष्ट्रपति का ये दौरा और हथियारों का समझौता भारत के लिए बेहद अहम है। दरअसल तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ 1400 किलोमीटर लंबी सीमा है और भारत के लिए ये जियोपॉलिटिकल महत्व रखता है। भारत आतंकवाद विरोधी सहयोग के तहत इसे सैन्य सहायता मुहैया कराता रहा है। भारत ने दुशांबे के पास आईनी एयरबेस को भी विकसित किया हुआ है। यह एयरबेस चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए बेहद अहम भी है। भारत की तजाकिस्तान के साथ दोस्ती उस समय शुरू हुई थी जब 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इसके बाद जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तजाकिस्तान के साथ दोस्ती को मजबूत करने का फैसला लिया। इसके बाद वाजपेयी सरकार में भी रहे NSA अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में भारतीय सेना की उपस्थिति की शुरुआत कराई। दोस्तों, ये वही समय था जब अमेरिका और उसके सहयोगी भी एक हवाई ठिकाने की तलाश कर रहे थे जो कि पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान जाता हो। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आईनी को अपने सैन्य अड्डे के रूप में बदलना चाहता था, लेकिन इसके बाद करगिल का युद्ध हुआ और फिर भारत ने आईनी एयरबेस को बनाने का फैसला किया।
कारगिल युद्ध में ये निकलकर सामने आया कि हमें खुफिया निगरानी बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए रॉ के एविएशन रिसर्च सेंटर को मजबूत करना होगा। और 2018 में इस अड्डे को फिर से विकसित करने की भारत ने इच्छा जताई थी, लेकिन इसके बाद की जानकारी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि 150 की संख्या में भारतीय सैन्य अधिकारी वहां अभी भी मौजूद हैं। आईनी एयरबेस पर भारत तजाकिस्तान के बीच सैन्य संबंध पिछले 13 सालों से चल रहे हैं। भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के रिनोवेशन और इसे आधुनिक बनाने के लिए करीबन $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहाँ सिर्फ रक्षा उपकरण नहीं भेजे, बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया भी। दोस्तों, पाकिस्तान को ये भी डर है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए दूसरा मोर्चा तजाकिस्तान से ना खोल दे, इसीलिए वो तजाकिस्तान पर डोरे डाल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तजाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध बढ़ना भारत के लिए एक परेशानी बन सकता है, क्योंकि ये वही बेस है जहां से भारत चीन पे भी काउंटर अटैक कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान तो इसकी जद में है ही। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी रणनीति पाकिस्तान ने आजमाई और उसने काम करना भी शुरू कर दिया, यानी कि हथियार तक भी पाकिस्तान दे रहा है तजाकिस्तान को। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं हम लोग इसे? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है स्पेस कंपनीज को लेकर। जी हाँ, भारत में निजी अंतरिक्ष फर्मों की संख्या 350 से अधिक हो गई है, यानी कि 350 हो गई है, जो कि इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे जापान, चाइना और रशिया से अधिक है। और इस संख्या में, यानी कि इस टेबल में भारत विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में 5वें स्थान पर आ गया है। ग्लोबल रिपोर्ट में इस बात का एनालिसिस किया गया है कि करीबन 10,000 फर्मों में से, जो कि 2025 तक अंतरिक्ष तकनीकी इकोनॉमी को $500 ट्रिलियन तक होने का अनुमान लगाती है। इसमें 5,500 से अधिक अमेरिका में है। इसके बाद यूके, कनाडा और जर्मनी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में चाइना की 288 यानी कि 288, फ्रांस की 259 यानी कि 269 और स्पेन की 206 प्राइवेट स्पेस कंपनीज है। और इसके कंपैरिजन में भारत में 368 फर्मों को लिस्ट किया जा चुका है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की जो इकोनॉमी है वो मौजूदा $380 बिलियन से 2030 तक $10 ट्रिलियन को छूने का अनुमान लगाती है। इसमें दुनिया भर की 10,000 फर्में, 5,000 इन्वेस्टर, 150 R&D हब और जो यूनियन के साथ साथ 130 गवर्नमेंट संगठन है। अगली अपडेट गगनयान को लेकर आ रही है। टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल पर हाइपर वेलोसिटी प्रभाव अध्ययन करने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाया है। TRBL DRDO के साथ मिसाइल्स, वॉरहेड, विस्फोटकों और अन्य प्रोजेक्टाइल के बैलिस्टिक मूल्यांकन भी करता है और अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जो माइक्रो उल्का पिंड है उनके नमूनों का भी परीक्षण करता है। गगनयान एक मानव युक्त कक्षीय अंतरिक्षयान है, जो कि इसरो के द्वारा किए जा रहे भारतीय मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम का आधार बनेगा। अंतरिक्षयान के चालक दल के मॉड्यूल को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। DRDO के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में TBRL और इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के बीच हाइपर वेलोसिटी प्रभाव अध्ययन आयोजित करने के लिए एक MOU पर भी साइन किए गए, जिसके तहत सूक्ष्म उल्कापिंड और कक्षीय मलबे, यानी कि MMOD अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव से उत्पन्न खतरे के खिलाफ अंतरिक्ष मिशन के दौरान चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाइपर वेलोसिटी प्रभाव किया जाएगा। सूक्ष्म उल्का पिंडों के प्रभाव के खिलाफ क्रू मॉड्यूल के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का मूल्यांकन करने के लिए 50 से अधिक परीक्षणों की परिकल्पना की गई है। आपको बता दें कि पिछले 60 वर्षों में पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का मलबा बिखर चुका है, जिन्हें कि स्पेस डिब्रिस कहा जाता है। और इस तरीके के अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले खतरे के खिलाफ अंतरिक्ष मिशन के दौरान चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाइपर वेलोसिटी प्रभाव का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिसे कि अब TBRL इसरो के साथ मिलकर करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।